जैसा कि आपने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र के ऋण की आवश्यकता, चाहे उत्पादक हो अनुत्पादक हो, उन दोनों का संबंध अल्पकालिक ऋण के रूप में हो सकता है, मध्यकालिक ऋण में हो सकता है और दीर्घकालिक। इन तीनों समयावधि से संबंधित ऋणों की आवश्यकताओं की पूर्ति भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात करें तो गैर संस्थागत स्रोत, जिसमें साहूकार, महाजन, मनी लेंडर, ट्रेडर्स, रिलेटिव्स या लैंडलॉर्ड्स जो भूमि के स्वामी थे, जमींदार जिसे कहा गया, इनके द्वारा किया गया, ये हैं गैर संस्थागत स्रोत। संस्थागत स्रोत में दो अप्रोच अपनाया गया, जैसा कि मैंने चर्चा आपसे किया था। एक था मल्टी एजेंसी अप्रोच, यानी मल्टी एजेंसी अप्रोच के तहत, जैसा कि आपने पढ़ा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। दूसरा आपने क्या पढ़ा था? कमर्शियल बैंक। तीसरा आपने रीजनल रूरल बैंक। चौथा क्या पढ़ा आपने? नाबार्ड, जो क्या है, ये किसका है? इसका एपेक्स बैंक। एपेक्स बैंक फॉर रूरल एरिया का, नाबार्ड। और पांचवा मैंने कहा था कौन? गवर्नमेंट। ये तो एक है, कोऑपरेटिव में है। कोऑपरेटिव के मैंने बताया था कि एक लेयर होता है प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है, प्राथमिक सहकारी ऋण समिति। दूसरा हमने क्या कहा था? डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल, बताया हमने, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और जो सी है उसको नाम दिया था स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। इसको बैंक का नाम देते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव ऋण सोसाइटी भी कह सकते हो। सब क्या है? सोसाइटी है, ये भी सोसाइटी ही है, बैंक नाम दिया गया। इसके अलावा एक नाम और मैंने बताया था आपको, नेशनल लेवल पर जो है, कौन सा? नेशनल लेवल पर एक कोऑपरेटिव का नाम है NCDC। ये वास्तव में किसके लिए है? जो कोऑपरेटिव उनको डेवलपमेंट के लिए। ये जो कॉर्पोरेशन है राष्ट्रीय स्तर का, जिसको हम कह सकते हैं नेशनल लेवल कोऑपरेटिव है, वास्तव में क्या है? ये जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। इस तरह से हमने क्या देखा कि एक मल्टी एजेंसी अप्रोच, बहु एजेंसी दृष्टिकोण अपनाया गया। इसके साथ ही साथ मैंने आपसे कहा था कि एक और अप्रोच, कौन सा? सर्विस एरिया अप्रोच। क्या है? सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण। इसका आशय है, ध्यान दो, 1969 में भी, 1969 में एक स्कीम आई थी जिसका नाम है लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक
स्कीम। अग्रणी बैंक योजना, क्या नाम है? अग्रणी बैंक योजना। ये 1969 में आई थी, जब बैंकों को 14 बैंकों को नेशनलाइज किया, जैसा मैंने आपको बताया था कि 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीय किया। इस उद्देश्य से किया गया कि इन बैंकों के माध्यम से जो अभी तक कॉमर्स और ट्रेड के लिए ऋण दिया जाता था, अब क्या करेंगे? राष्ट्रीयकरण के बाद कृषि संबंधी आवश्यकताओं, वित्त की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक होंगे और इनकी शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोली। उसी समय एक लीड बैंक की स्कीम चली कि लीड बैंक होगा, और लीड बैंक, अग्रणी बैंक योजना। अब देखो, कभी बार आप देखते हैं कि आपको लगता है कि यहाँ पर जो जिस एरिया में हम रह रहे हैं वहाँ कमर्शियल बैंक किसकी शाखाएं सबसे अधिक हैं? लीड बैंक। बहुत सारे कमर्शियल बैंक हैं। कमर्शियल बैंक, जिसको इलाहाबाद बैंक कमर्शियल बैंक है, उसका नाम बदल गया अब तो, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक हो गया है। पंजाब नेशनल बैंक कमर्शियल बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा कमर्शियल बैंक है। यूको बैंक कमर्शियल बैंक है। विजया बैंक कमर्शियल बैंक है। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक है। नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक है। लेकिन किस बैंक की शाखाएं सबसे अधिक है जहां आप रह रहे हो? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कोई विचार किया क्यों ऐसा? क्यों? लीड बैंक की स्कीम की वजह से। देश के किसी और क्षेत्र में जाओगे तो वहां कोई एक अलग तरह का कमर्शियल बैंक जिसकी शाखाएं बहुत अधिक मिलेंगी। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पंजाब नेशनल बैंक की शाखाएं बहुत अधिक मिलेंगी, उन्हीं के एटीएम आपको दिखेंगे। कहीं और जाओगे विजया बैंक का मिलेगा, कहीं और जाओगे बैंक ऑफ बड़ौदा। इसलिए मिलता है, लीड बैंक स्कीम के तहत देश में जो भी कमर्शियल बैंक हैं उनको एक जिला दिया गया कि और भी बैंक होंगे उस जिले में, लेकिन वह बैंक क्या होगा? वहाँ का अग्रणी बैंक होगा, और उस क्षेत्र में, उस जिले में अधिकांश शाखाएं उसी बैंक की खुलेंगी या उसकी जो सब्सिडरीज बैंक है। अब देखो, हमने क्या क्या सब्सिडरीज एक नाम दिया। सब्सिडरीज मतलब क्या हो गया? जो अनुषंगी बैंक। अनुषंगी बैंक क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक हैं, इन कमर्शियल बैंक का रिजर्व बैंक, रीजनल रूरल बैंक क्या है? सब्सिडरीज बैंक। इसी का अनुषंगी बैंक। जितने भी रीजनल रूरल बैंक देश में संचालित हो रहे हैं, उसका एक स्पॉन्सर बैंक है, प्रायोजक बैंक जिसे बोलते हैं, कहते हैं स्पॉन्सर। स्पॉन्सर बैंक कौन होगा? एक कोई कमर्शियल बैंक होगा। जैसे यहाँ पर इस परिक्षेत्र में हम बात कर रहे हैं, इस परिक्षेत्र में कौन सा रीजनल रूरल बैंक है जिसका नाम के जानते हो? क्या है? पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, जिसका नाम पहले था क्या? गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, उसका नाम बदल गया पूर्वांचल ग्रामीण बैंक। पूर्वांचल ग्रामीण बैंक रीजनल रूरल बैंक है। इसका जो स्पॉन्सर बैंक है, जो प्रायोजक बैंक है, वो कौन है? कमर्शियल बैंक। कौन? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पूरा जितने भी टॉप लेवल के ऑफिसर आते हैं रीजनल रूरल बैंक में, इस बैंक में, सुनो मेरी बात, इधर सुनो, वो कहाँ से आते हैं? जो स्पॉन्सर बैंक होगा उससे आते हैं। जैसे पूर्वांचल बैंक का जो भी जीएम होगा, एजीएम होगा, वो कहाँ से होगा? वो ऑफिसर कहाँ का होगा? एसबीआई का होगा। इसी तरह से जितने भी रीजनल रूरल बैंक हैं, हर रीजनल रूरल बैंक का क्या है? एक स्पॉन्सर बैंक जो कमर्शियल बैंक है वो रखा गया। ठीक है। तो लीड बैंक की स्कीम के तहत था कि वो कमर्शियल बैंक की अधिकांश शाखाएं उस जिले में खोली जाएंगी, लेकिन इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि और वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं नहीं होंगी। बहुतायत में कौन होंगी? जो वहाँ के लीड बैंक स्कीम के तहत जो बैंक नामित किया गया होगा वह जिला। इसीलिए हमको यहाँ पर ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो शाखाएं हैं अधिक मिलती हैं। लीड बैंक यहाँ का कौन सा है? कभी विचार किया था? कभी इसको ध्यान में लाया था? इसीलिए हुआ है। ठीक है। तो मल्टी एजेंसी अप्रोच के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे संस्थागत स्रोत खोले गए ताकि ग्रामीण वित्त की निर्भरता गैर संस्थागत स्रोतों पर न हो, जो शोषण के क्या एक माध्यम है, किस पर हो? संस्थागत स्रोत।
ठीक। महत्वपूर्ण बात यह है, जिसका मैंने चर्चा कर रहा था, सर्विस एरिया अप्रोच। सर्विस एरिया अप्रोच का मतलब क्या है कि जैसे आप बैंक में आप अकाउंट खोलने जाते हो, आप अपने क्षेत्र के अलावा दूसरे, आपका रेजिडेंशियल जो एड्रेस है वो कहीं और हो, और दूर दराज आप जाएं, कहें कि हमारा अकाउंट खोल दीजिए, वो क्या कहेगा? नहीं, आपका यहाँ अकाउंट नहीं खोलेंगे। ठीक है। इस एरिया का पूरा जो बैंकिंग ऑपरेशन है, सेम बैंक है, लेकिन कहेगा नहीं यहाँ नहीं खोलेंगे हम, आप वहाँ खुलवाइए, क्योंकि आपका जो रजिस्टर है, जो आपका एड्रेस है, वहाँ हमारा एक बैंक है, वहाँ आप खोलिए। हुआ क्या? बैंकों के लिए सर्विस एरिया भी ठीक दिया गया, निर्धारित किया गया। ये बैंक है, इतना इसका कैचमेंट एरिया होगा, इस एरिया में ये अपनी सर्विसेज देंगी। ठीक है। तो हुआ क्या, समय के साथ आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि सर्विस एरिया अप्रोच के माध्यम से जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, उनकी सर्विसेज की वाइडनिंग भी हुई है और डीपनिंग भी हुई है। सेवाओं में विस्तार भी हुआ है और सेवाओं में गहरापन भी आया है। वाइडनिंग एंड डीपनिंग ऑफ सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज। क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बैंक जितनी सेवाएं पहले उपलब्ध कराता था, समय के साथ क्या हुआ है, वो सेवाएं बढ़ी हैं। और ये तो हो गया वाइडनिंग, विस्तार करना। डीपनिंग क्या है? एंड जो सेवाएं थी, उन सेवाओं के माध्यम से वही सर्विसेज दे रहा था, लेकिन प्लान को ऐसे चेंज किया, ऐसे स्कीम्स लाए हैं बैंक, ताकि अट्रैक्शन क्या हो, बैंकिंग बढ़ जाए, अट्रैक्शन बढ़े। जैसे अभी देखो, गवर्नमेंट ने अभी एक ग्रामीण पंचवर्षीय योजना में यदि हम बात करें तो एक कॉन्सेप्ट आया, कौन सा? इंक्लूसिव ग्रोथ का, ग्रोथ विद इक्विटी, समता के साथ विकास। और उसमें एक टर्म प्रयोग किया गया इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, दो तरह का होना चाहिए, एक तो सोशल इंक्लूजन और दूसरा फाइनेंशियल इंक्लूजन, सामाजिक समावेशन और वित्तीय समावेशन। बात समझ में आ रही है? सोशल इंक्लूजन और फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या हुआ कि लोगों की जो बैंकिंग हैबिट्स है वो बढ़े। लोग क्या करें? बैंकिंग हैबिट्स को बढ़ाना है, यानी जो भी लेन देन का काम है, जो ट्रांजेक्शन का काम है, वो बैंक के माध्यम से हो। और इसका उद्देश्य बहुत सारा, उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है, जैसे नो फ्रिल अकाउंट स्कीम चलाया गया, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से सरकार ने जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम शुरू किया, उसके लिए क्या, नो फ्रिल अकाउंट, यानी बिना किसी बैलेंस के भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। क्यों? कि बैंकिंग हैबिट लोगों की बढ़े। जो उनके पास स्मॉल सरप्लस है, कई सारे उद्देश्य थे, स्मॉल सरप्लस वो क्या करें, वो बैंक में डालें। जो होर्डिंग उनकी है, दैट इज होर्डिंग, दे आर नॉट गेटिंग इंटरेस्ट, होर्डिंग है उनका, संचय है। वो क्या हो, होर्डिंग में भी कन्वर्ट इनटू सेविंग। आप अपने जो है रुपए उपभोग के जो आया है, उसका उपभोग करने के बाद जो बचा, वो आपने जेब में रख लिया या घर में आपने तिजोरी में बंद कर दिया, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज होर्डिंग। लेकिन बैंक में जब जमा करते हैं क्या मिलता है आपको? इंटरेस्ट आपको मिलता है, दैट इज सेविंग। और छोटी छोटी सेविंग क्या करेंगे? मोबिलाइज कर देंगे, मोबिलाइजेशन। भारत जैसे देश में जहाँ जो स्मॉल सेवर्स हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है, छोटे बचत वालों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन छोटी बचत अपने आप में कुछ नहीं है। उन छोटी बचतों को क्या करें? इकट्ठा कर दो तो क्या हो जाएगा? ह्यूज अमाउंट। ह्यूज अमाउंट कैसे होगा? कैसे ह्यूज में बना सकते हैं? वो माध्यम क्या है? बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल जो वित्तीय जो संस्थान हैं उनका विस्तार किया गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, लोगों का बैंकिंग हैबिट्स बढ़े, तो छोटी छोटी बचतें क्या होंगी? बहुत बड़ी बचत होगी। आप शायद आपको याद होगा कि भारत के देखो किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो प्री कंडीशन होता है।
capital formation is the precondition for economic development. If you want to faster growth rate, we have to save more and more. But there is a big problem. Number of small saver is very very large, बहुत अधिक है. उसको कैनलाइज कैसे कर सकते हैं? बैंकों के माध्यम कैनलाइज कर सकते हैं, ह्यूज अमाउंट में. और आप देखो कि भारत का जो ग्रास डोमेस्टिक सेविंग है, जो सकल घरेलू बचत है, उसमें सबसे अधिक हिस्सा किसका है? घरेलू क्षेत्र का, हाउस होल्ड सेक्टर्स का, जो स्मॉल सेवर्स हैं, सबसे अधिक उन्हीं का है योगदान. तो दो उद्देश्यों से बैंकों का जो विस्तार सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो वित्तीय मल्टी एजेंसी अप्रोच और सर्विस एरिया अप्रोच अपनाया गया, उसका सिर्फ उद्देश्य था कि जो ग्रामीण क्षेत्र की जो वित्तीय आवश्यकता उसको पूरा किया जाए, बल्कि जो सेविंग है, स्मॉल सेविंग है, उसको मोबिलाइज किया जाए, उसको कैनलाइज किया जाए और ग्रास डोमेस्टिक सेविंग हमारा बढ़ सके, इकानमी की ग्रोथ और फास्टर हो सके. इस उद्देश्य से भी ऐसा किया. बात समझ में आ रही है? तो सर्विस एरिया अप्रोच के तहत ये स्कीम चलाया गया और सारे बैंकों के लिए ये तय किया गया कि बैंक का जो है सर्विस देने का जो दायरा है वो यह होगा और सर्विसेज की वाइडनिंग और डीपनिंग वो करेंगे ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ हम बढ़ें. एक उद्देश्य. लेकिन एक प्रश्न यहाँ आकर खड़ा हो जाता है कि जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि 1950-51 में जो आंकड़े आपसे मैंने बताया था और मैंने कहा था कि आप देखो कि नॉन इंस्टीट्यूशनल जो सोर्सेज हैं, जो सोशल पर आधारित हैं, ऑलमोस्ट 93% उनका योगदान रहा है और मात्र 7% किसका रहा? जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं. उसमें निश्चित रूप से मल्टी एजेंसी अप्रोच और सर्विस एरिया अप्रोच किया जाने से जो गैर संस्थागत स्रोत हैं उन पर निर्भरता क्या हुई है? बहुत तेजी के साथ कम. लेकिन अभी भी है, अभी जो सर्वे हुआ है उसमें जो भी सर्वे हुआ है कितना परसेंट है? यानी हम कर सकते हैं, एक रेंज बता सकते हैं कि अभी भी 30 to 35%, बहुत सारे सर्वे हुए, 30 to 35% किस पर है? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स पर. अब प्रश्न यह है कि मल्टी एजेंसी अप्रोच के तहत इतने सारी संस्थाएं खोली गई, सर्विस एरिया अप्रोच अपनाया गया, उसके बाद भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग यह जानते हुए कि गैर संस्थागत स्रोतों के माध्यम से शोषण होगा, फिर भी उन पर निर्भर हैं. ऐसा क्यों? इजिली अवेलेबल है. गुड, वेरी गुड. और क्या? और इंटरेस्ट ज्यादा लगता होगा. तो इंटरेस्ट ज्यादा देना चाहते हैं? नो, एकदम नहीं. बैंक का इंटरेस्ट रेट बहुत नॉमिनल है और जो नॉन सोर्सेज है उनका देखो रेट क्या है? 120%. 100 रुपया गैर संस्थाओं से 100 रुपया ऋण लो तो कितना मिलता है? एक महीने कितना होता है 100 रुपये का? 10 रुपये. एक साल में कितना हो जाएगा? 120 रुपये. कितना परसेंट हो गया? 120%. आई ओपनिंग है. बैंक तो जो संस्थागत स्रोत हैं आपको 12-16% दे रहे हैं, 16% पर दे रहे हैं और वो कितने पर दे रहे हैं? 120%. 120% नहीं हुआ. फिर क्यों ले रहे हैं? ये जानते हुए हमको इतना देना पड़ा, क्यों ले रहे हैं? एक तो तरीका देखो, ध्यान दो. मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण क्षेत्र का जो सामाजिक परिवेश है, उस परिवेश में नंबर 1 जो अनुत्पादक ऋण हैं उनकी महत्ता उत्पादक ऋणों की अपेक्षा अधिक है. नंबर 1 लिख लो इसको. क्यों निर्भरता है? नॉन प्रोडक्टिव लोन्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कंपेरिजन टू प्रोडक्टिव लोन्स ड्यू टू ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर. जो सामाजिक संरचना है, परंपरागत सामाजिक संरचना है, उसमें क्या है? उसमें जो मैंने कल बताया था आपको कि अनप्रोडक्टिव जो लोन हैं
मैंने ड्यूजनबरी का भी नाम लिया। प्रदर्शन प्रभाव, सबसे अधिक प्रदर्शन प्रभाव किसमें होता है? संपन्न वर्ग में या गरीब वर्ग में? गरीब वर्ग में होता है। तो गरीब आदमी उसमें क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, आप देखो शादी विवाह जब होता है गांव में किसी गरीब आदमी के यहाँ, आज के समय में आप अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल है। तो जानते हुए कि उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से अरेंजमेंट वो करता है वैवाहिक कार्यक्रम में, आपको लगता है कि उसकी हैसियत होती है, लेकिन नहीं। कैसे करता है वो? लोन लेकर के। अब विचार करने वाली अनप्रोडक्टिव लोन की महत्ता क्या हो गई? बढ़ गई। लेकिन क्या अनप्रोडक्टिव लोन जो संस्थागत स्रोत हों देंगे? नहीं देंगे। अनप्रोडक्टिव लोन चाहिए, संस्थागत स्रोत नहीं देंगे। क्यों? वो तभी देगा कि जब प्रोडक्टिव, यानी ऋण तभी देता है, बैंक तभी ऋण देते हैं संस्थागत स्रोत, जब इसकी संभावना हो कि ऋणी एक समय के बाद ऋण वापस करने की सामर्थ्य विकसित करेगा, तभी ऋण देगा। वो ऋण नहीं देंगे। दूसरी बात, क्रेडिबिलिटी टेस्ट। यू कैन गेट द लोन फ्रॉम इलाहाबाद बैंक, ले सकते हो 1 करोड़। क्यों नहीं देगा बैंक? 1 लाख रुपया मांगना चाहो बैंक से, तुमको दे देगा? क्यों नहीं देगा? उसको बोलते हैं सिक्योरिटी। ऋण प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? प्रतिभूति चाहिए। हमको दिखाना पड़ेगा कि नहीं, यदि हम दिवालिया घोषित हुए तो ये हमारे पास एसेट है, इसको हम बेच करके ये भुगता कर देंगे, तब वो देगा। क्रेडिट, इसको बोलते हैं क्रेडिबिलिटी टेस्ट। आपकी यदि साख नहीं है, आपको बैंक ऋण नहीं देगा, संस्थागत ऋण नहीं देंगे। क्रेडिट नहीं है आपकी, पहले क्रेडिट चेक करता है। ये ह्यूमन बिहेवियर है। बगल वाला फ्रेंड आपका है, आप जानते हो कि वो रुपए लेकर नहीं आता है, उसके पास बहुत कम ही पैसे रहते हैं, 5 रुपये लेकर आता है हमेशा। आपसे 10 रुपये मांगे तो क्या कहोगे? होगा आपका, क्या कहोगे? आज मैं पर्स भूल गया घर पर, आज लाया नहीं आप। लेकिन जिसके बारे में जानते हो कि नहीं, रोजाना 1000 रुपये लेकर पॉकेट में घूमता है, वो आपसे डिमांड करता है कि हमको 10 रुपया दे दो आज, तब क्या कहोगे? 10 रुपये चाहिए, और ले लो, है हमारे पास, और ले लो। क्यों आपने कहा? क्रेडिबिलिटी है। आपको लग रहा है कि वो क्या करेगा, और जिसको लग रहा है वो देगा नहीं, होगा ही नहीं, क्या करेंगे आप? बहाना खोजेंगे नहीं। फैक्ट है, कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। होता क्या है, लेकिन ठीक उल्टा, जो गैर संस्थागत स्रोत हैं वो क्या चाहते हैं? अब देखो, वो चाहते हैं गैर संस्थागत स्रोत, वो चाहते हैं नॉन प्रोडक्टिव लोन की डिमांड की जाए। वो चाहता भी है गैर संस्थागत स्रोत कि हमसे जो लेने आवे, क्या करने आवे? अनप्रोडक्टिव लोन ले। क्यों? इसलिए कि एक बार ऋण ले लिया तो बहुत, वो क्या हो, वो सोर्स ऑफ इनकम के रूप में काम करे, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलता रहे, वो मिलता रहे, सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। जो ऋण क्या समझता है कि सोर्स ऑफ इनकम, एक तरह रिटर्न मिलता रहे उसको, किस रूप में? रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में। और आप देखो, प्रायः मना भी करते हैं गैर संस्थागत स्रोत, यदि मूलधन वापस करने जाए, कहते नहीं यार, इसकी क्या आवश्यकता, आप बाद में दीजिएगा। क्यों? जब दे देगा तो रिटर्न को क्या मिलेगा? आय का स्रोत बंद हो जाएगा, इसलिए मना भी करते हैं। ऋणी को अच्छा भी लगता है कि बहुत अच्छा है इंसान है, मूलधन नहीं लिया, हमको रोक दिया, कहानी ले जाइए आप। तो गैर संस्थागत स्रोत हैं, अनप्रोडक्टिव लोन को देना चाहते हैं। वो नहीं पूछते हैं कि आप किस उद्देश्य से ऋण ले रहे हो। गैर संस्थागत स्रोत अनप्रोडक्टिव लोन को ही प्रीफर करते हैं, उनके लिए बेहतर होता है। और दूसरी बात कि वो कभी इसकी मांग नहीं करते हैं कि आपके पास प्रतिभूति है या नहीं है, सिक्योरिटी की डिमांड नहीं करता है। वो चाहता भी है कि इसके पास सिक्योरिटी उतनी ना हो, उसको कोई मतलब नहीं है। हम क्या चाहते हैं? हर आदमी यही चाहता है कि हम ऋण लेने जाएं, हमसे कोई सिक्योरिटी ना मांगा जाए, हमको ऋण आसानी से दे दें।
आसानी से ऋण कौन देता है? गैर संस्थागत स्रोत। फॉर्मेलिटीज, जो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज बैंक की होती है कि आपने ऋण लिया, एक मोटा सा पेज दे दिया भरने के लिए, क्या लिखा है कोई ऋण लेने वाला कोई पढ़ता नहीं, एक पूरी बुकलेट होती है। उसके बाद 2 गारंटर भी खोजिए, तब वो साइन करेगा, तब आपको लोन सेंशन। यहाँ पर किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं होती। गैर संस्थागत स्रोतों में क्या होता है, एक दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं, किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं, कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं लिखेगा तो और अच्छा है, रिटेन में ना हो तो और अच्छा है, मौखिक ही ऋण देता है वो, आसानी से मिल जाए, कोई पेपर फॉर्मेलिटी न करनी पड़े, कोई सिक्योरिटी न लेना पड़े, पर्पज न पूछे ऋण का, रोजाना मिलना जुलना है, आसानी से मिल सकता है, तो व्यक्ति किसको प्रीफर करेगा? गरीब आदमी किसको? गरीब आदमी के पास इस यहाँ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की संख्या क्या है? बहुत अधिक है। तो क्या चाहेंगे वो? सभी के सभी क्या चाहते हैं? इस तरह से हमको ऋण मिल जाए, यह जानते हुए भी कि अभी मैंने बताया ना 120%, आपने कभी कैलकुलेट किया था? नहीं किया था ना। आप जरा देखो कितना अधिक है, और रेट यही है 1,100 रुपये पर कितना? एक महीने का 10 रुपये, 100 रुपये एक महीने का 10 रुपये लगता है। तो एक साल यदि नहीं दे पाया तो जितना लिया था उससे क्या हो गया? 120% अधिक हो गया, अधिक हो गया ना। लेकिन बैंकिंग जांच कमेटी, मुंबई बैंकिंग जांच कमेटी ने ये कर दिया कि कोई भी गैर संस्थागत जो स्रोत हैं वो विदाउट रजिस्ट्रेशन के, आरबीआई में बिना रजिस्ट्रेशन के ऋण देने का काम नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। आपको शायद एक घटना याद होगी, गोरखपुर में अब कोई व्यक्ति ऋण दे करके कोई कह दे कि हमने ऋण दिया है, और ऋण देने का, यह काम करने का परमिशन आरबीआई से नहीं लिया है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो क्लेम भी नहीं कर सकता है। मजेदार बात यह समझो, गोरखपुर में एक व्यापारी था, ऋण के बोझ से इतना दब गया था, आत्महत्या कर लिया था, ठीक है। और एक अखबार में आया कि उसने ऋण लिया है, इतना ऋण उसके पास है, लेकिन किसी ने आगे आकर ये नहीं कहा कि वो मुझसे ऋण लिया है। क्यों नहीं कहा? वो खुद जेल चला जाता है। क्यों मांगेगा? वो कह ही नहीं सकता मैंने ऋण दिया, नहीं कर सकता। ऋण देने का काम बिना परमिशन के, आरबीआई परमिशन नहीं कर सकते। ये घटना आप 2 साल पहले की है। वो तेल का व्यापारी था, साहबगंज मंडी का, साहब मैंने अखबार में पढ़ा, साहबगंज मंडी को। तो कहने का मतलब यह है कि गैर संस्थागत स्रोतों पर बहुत सारे अंकुश लगा हुआ है, कि गैर संस्थागत स्रोत जो है ऋण के माध्यम से जो आम किसान है, जो गरीब किसान है, उसका शोषण न करे। लेकिन फिर भी इन स्रोतों के माध्यम से, जो गैर संस्थागत स्रोत हैं, गैर संस्थागत स्रोतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और ग्रामीण पृष्ठभूमि ऐसी है, आर्थिक स्थिति ऐसी है लोगों की कि वो इसी स्रोत को अधिक प्रेफर करते हैं, गैर संस्थागत स्रोत, ठीक। लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ एक परिवर्तन आया है। जो 97% था वो घटकर कितना हुआ? 35% कम हुआ। इसमें जो 3 स्रोत हैं, अलग अलग करके हम बात करेंगे। एक तो कमर्शियल बैंक, और दूसरा कोऑपरेटिव बैंक, और तीसरा रीजनल बैंक। सबसे अधिक ऋण की जो आपूर्ति की जा रही है वो किसके माध्यम से की जा रही है? नंबर 1 पर कौन है? संस्थागत स्रोतों में कमर्शियल बैंक फर्स्ट, सबसे अधिक संस्थागत स्रोत में सबसे अधिक किसकी आपूर्ति कौन कर रहा है? कमर्शियल बैंक। दूसरे नंबर पर कौन है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दूसरे स्थान पर। यहाँ पे कौन लिखा है?
और तीसरे नंबर कौन है? रीजनल रूरल बैंक। इन तीनों में यदि हम एक लिखना चाहें, कॉमर्शियल बैंक 90 कितना % है? इतना %। यानी अभी संस्थागत स्रोत का 100% मानकर चलें कि जो 100 रुपये दिए जा रहे हैं संस्थागत स्रोत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में, उसमें 75 किसका हिस्सा? कॉमर्शियल बैंक का। और 14-15 किसका है? कोऑपरेटिव का। और शेष जो बचा 10-11 वो किसका है? तो नंबर 1 सबसे अधिक संस्थागत स्रोत में। और उद्देश्य क्या था कि बहुत सारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी शाखाएं तेजी से खुली, सभी से क्या अप्रोच अपनाया गया, इसीलिए इसका जो योगदान है ग्रामीण वित्त के लिए वो बढ़ा है, तेजी के साथ बढ़ा है। लेकिन उसके बाद भी जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी वह प्रोग्रेस नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई है, इस पर हम लोग विचार करें। तो हमने पहले ही कहा कि कमर्शियल बैंक जो बैंकिंग सिस्टम जो संस्थागत स्रोत हैं उसमें ऋण लेने के जो तरीके हैं वो तरीके ग्रामीण क्षेत्र की जो पृष्ठभूमि है, जो सामाजिक संरचना है, जो आर्थिक एक वर्गीकरण है, उसमें बहुत वो क्या है, सुटेबल नहीं है। हालांकि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए एक विशेष प्रकार का बैंक, जिसे हमने कहा गरीबों का बैंक, खोला गया। कौन सा? रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक। लेकिन इसकी फंक्शनिंग भी उतनी बेहतर नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही है? आज सबसे बड़ी समस्या एक आ रही है बैंकों के सामने, जो सभी आप जानते हो। कौन सा है? बैंकों का क्या बढ़ रहा है? एनपीए बढ़ रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो गैर निष्पादित जो संपत्ति उनकी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो क्या हो रही है? बढ़ रही, बहुत तेजी से बढ़ी है। एक समस्या, बड़ी समस्या है कमर्शियल बैंक। और इसमें तो और समस्या है। कोऑपरेटिव बैंक के बारे में कुछ सुना है आपने? अभी एक बहुत बड़ा हुआ था घोटाला कोऑपरेटिव बैंक का, अभी पूरा चल रहा था हर जगह। हाँ, कौन कहाँ है? पीएनबी कोऑपरेटिव बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक बहुत दिन तक चला और 2 स्टेट का मिला करके बैंक था वो। बॉम्बे में बहुत हंगामा मचा था, कई सारे लोग आत्महत्या भी कर ली थी। दो स्टेट से रिलेटेड है कोऑपरेटिव बैंक, बहुत पॉपुलर, वो सब जानना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, चलो फिर हम लोग इस पर फिर कल बात करेंगे। ओके।